बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं वो आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरी इतनी चहकती हुई आवाज़ निकल रही है उसका एक मकसद है। अचानक से गले में कुछ हुआ, उसका एक मकसद है, उसके कुछ रीजंस है। जब आपके अच्छे अच्छे दोस्त और बहुत बातूनी लोग आपके सामने इर्द गिर्द होते हैं, आपके मेहमान होते हैं, तो आपकी आवाज़ में जो है ना वो और ज़्यादा बुलंद हो जाती है आपकी आवाज़, और बुलंद वाला होके जो आप एकदम से आते हैं और बोलते हैं कि आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जो ये मज़ा जो है ये मैं अकेला अकेले नहीं बटूरूंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि जब भी आती है सना नजमुल हमारे सेट पे, हमारे शो में, तो आने वाला होता है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं सना से। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको वेलकम कहते हैं भैया मुस्कुराती सुबह। बिल्कुल बिल्कुल, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज है, कैसी गुजर रही है जिंदगी? जिंदगी तो अब वही काम पे ही गुजर रही है। दूसरा ये है कि तबीयत तो बड़ी ख़राब थी, आप लोगों को पता है, लास्ट वीक बहुत ज़्यादा। तो और बाकी सब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वेट वगैरह भी बड़ा रिड्यूस कर लिया है। कंपटीशन जो है, लड़की बहुत टफ दे रही है माशाल्लाह से। इनको देख देख के मुझे हो रहा है कि मैं तो जिम जा रही हूँ, लेकिन इतना ज्यादा मुझ पे जो है वो असरात मरतब नहीं हो रहे जिम के जितने माशाल्लाह आपके ऊपर हो रहे हैं। बीमारी का असर है ये। अच्छा। ये अब बीमारी का असर है। चले, वैसे आपका जो शोभा है माशाल्लाह, आप डेंटिस्ट हैं, और आपकी जो भी बातें होती हैं उसमें बड़ी कोई एकदम ना, मतलब एक होते हैं ना कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपको इतने अच्छे से समझाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी गुफ्तगू करते हैं कि उनकी बातों में बंदा खो जाता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप उनमें से एक डॉक्टर हैं, क्योंकि मैं जितने भी डॉक्टर्स आते हैं मेरे पास हमेशा हमेशा बहुत ही अच्छे होते हैं सारे, लेकिन मुझे जो है पर्सनली आपकी बातें सुन के, आपकी जो बातें होती हैं सारी हकाइक पर मबनी होती हैं, सारी बातें सुन के बहुत मजा आता है हमेशा। आज मैं जानना चाहूंगी कि डेंटिस्ट्री में जीन्स का कोई ताल्लुक होता है? दांतों में कुछ होता है आपके बच्चों में जो आ जाते हैं दांतों के प्रॉब्लम? जी बिल्कुल। जीन्स जो होती है, हमारी जो भी जीन होती है, जो हमारी फैमिली से जीन चली आ रही होती है, उसका ताल्लुक हमारी ओवरऑल बॉडी के ऊपर होता है। हमारे कलर पे, हमारे बालों के कलर पे, हमारी आँखों के ऊपर, हमारे फेस स्ट्रक्चर के ऊपर, और हमारी बात करना, हमारा बोलना। आपने देखा होगा जो पेरेंट्स जैसे कर रहे होते हैं, कुछ तो बच्चे सीख के कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं अगर फादर यहाँ नहीं भी रह रहे, वो कहीं अब्रॉड में रह रहे हैं, तब भी बच्चा वही कर रहा होता है जो फादर करते हैं। कहीं ना कहीं उसकी नेचर या कहीं ना कहीं वो सब कुछ मिलता है। इस तरह हमारा अगर फेशियल स्ट्रक्चर पे बात की जाए, तो हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत हद तक हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर से रिलाई कर रहा होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के ऐसा होता है, अगर दांत ख़राब हैं तो ओवरऑल सारी फैमिली के बच्चों के दांत ख़राब होंगे। अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो सारे ही बच्चों के दांत होंगे। तो अगर आप उसमें डायग्नोस करें तो सबसे पहले या तो फादर के होंगे या मदर के होंगे। अगर फादर मदर के नहीं भी होंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स में ये बात प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो बेसिकली एक तो ये है कि दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो रिलाई करता है हमारी जीन के ऊपर कि हमारा स्ट्रक्चर होगा कैसा। दूसरी बात ये दांत आएंगे कैसे, ये भी रिलाई करते हैं हमारी जीन के ऊपर। ठीक है। कुछ लोगों की फैमिली में हम नॉर्मली कहते हैं 6 से 8 महीने में पहला दांत निकल आता है। कुछ लोगों की फैमिली में ऐसा होता है कि 1-1 साल तक दांत नहीं निकलते। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, वो अगर बड़ा बच्चा जो है उसको ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो जो बाकी के छोटे बच्चे, उनमें भी एग्जैक्टली यही इशू होगा कि 1.5 साल तक दांत नहीं आया या 1 साल तक दांत नहीं आया। तो ऐसे बच्चे असल में क्या होता है कि 6 महीने में दांत आने का रीज़न ही है कि अब हम अपनी डाइट को ऑल्टर करें, अब हम सेमी सॉलिड डाइट के ऊपर आ जाएं, मतलब दूध से लेके अब हम सेमी सॉलिड चीज़ों के ऊपर आ जाएं। जब बच्चे का दांत ही 1.5 साल में आ रहा है, 1 साल में आ रहा है, तो अब वो सेमी सॉलिड तक तो पहुँचे कि नहीं, ऑब्वियसली वो लिक्विड फूड पर ही रिलाई कर रहा है, तो उसका न्यूट्रिशन जो है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है ऐसे बच्चों का ऑलरेडी। और फिर कुछ बच्चों में ऐसा होता है, डेवलपमेंटल इश्यूज इतने हो रहे होते हैं कि आप अभी मैं एक स्टडी कर रही थी, एक प्रॉब्लम होती है, और नाम बहुत मुश्किल सा है, मैं बताना, मतलब मैं अगर बताऊंगी तो आप लोग सोचेंगे बहुत लंबा सा कुछ नाम है। अच्छा। एक बीमारी होती है, उसमें बेसिकली जो फॉस्फेट आइन होता है वो आपके डिपॉजिट नहीं होता बॉडी के अंदर, और वो पूरी फैमिली में रन कर रहा होता है कि फॉस्फेट आइंस जो होते हैं वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होते, जिसकी वजह से डेवलपमेंटल इश्यूज हो रहे होते हैं।
और ये ज़्यादातर फैमिली मैरिजेस की वजह से होता है कि अगर कज़न्स मैरिजेस चली आ रही हैं फैमिली के अंदर, शुरू में भी हो रही हैं, उसके बाद भी हो रही हैं, और उसके बाद भी मतलब 4 या 5 जनरेशन तक कंटिन्यूसली कज़न मैरिजेस हो रही हैं, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन हो जाता है कि फॉस्फेट आयन जो है वो डिपॉजिट नहीं होता, उसकी वजह से कैल्शियम और विटामिन D3 लेवल्स भी आपके बहुत रिड्यूस होते हैं ऐसे लोगों के। मैंने एक बहुत लंबी स्टडी करी पूरी फैमिली के पेशेंट्स के ऊपर, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि एवरीवन हैव सेम इशू कि विटामिन D डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, और उसकी वजह से डिपॉजिट ही नहीं हो रहा। मतलब खा तो रहे हैं, ऑब्वियसली डाइट बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन बॉडी में जाके वो रुकता नहीं है, वो सब निकल जाता है। तो छोटे बच्चे की एज से, यानी 6 महीने के बच्चे की एज से ही जो है वो आपके अंदर डिपोजिशन नहीं हो रही है। तो ऐसे बच्चे में डेवलपमेंटल वो बज़ाहिर तो डेवलप नज़र आ रहा है, बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि बहुत पावरफुल है, या उसकी हाइट भी है, उसकी हर चीज़ बहुत परफेक्ट है, लेकिन इंटरनली उसमें जो वीकनेस है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होती है। तो ऐसे बच्चों में यूजुअली हमने ऐसा देखा है कि या ऐसे लोगों में कि बहुत जल्दी बोन फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं, दांत टूटने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कुछ खा रहे थे दांत टूट गया। मैं दांत टूटा कैसे, खुद ब खुद दांत आ गया, हम इतनी मेहनत करें दांत निकालने के लिए और उनका तो दांत ही बाहर आ रहा है ना। अच्छा, ऐसे लोगों में जो ना दांत जो है वो गम्स भी जगह छोड़ देता है। अच्छा, नहीं कुछ बच्चे जो है पैदाइशी दांत लेके पैदा होते हैं, एक ये भी होता है, तो इसका क्या रीजन होता है? असल में न्यूनेटल टीथ्स होते हैं, ये होते हैं बच्चों के, वो हम निकाल देते हैं यूजुअली, क्योंकि वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। अल्लाह ना करे मुंह में हाथ ले रहे हैं बच्चे, वो काट सकते हैं अपने हाथ को, जख्मी कर सकते हैं, घर में किसी को जख्मी कर सकते हैं, अपनी माँ को जख्मी कर सकते हैं, तो ऐसे में हम निकाल देते हैं। तो उसमें न्यूनेटल टीथ्स होते हैं, वो बहुत कॉमन तो नहीं है, बहुत ही 100-200 में से कोई एक ऐसा, हज़ारों में से कोई एक बच्चा होता है जिसका न्यूनेटल टीथ होता है, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जब दांत निकाल देते हैं वहाँ पे दांत दोबारा या तो आ सकता है या दूध का दांत वहाँ नहीं आ सकता, दोनों चीज़ हो सकते हैं। या तो हमारे यहाँ 2 बर्ड्स होती हैं टीथ के अंदर, एक होती है प्राइमरी टूथ बर्ड होती है और एक सेकेंडरी टूथ बर्ड होती है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों प्रेजेंट हैं और फिर अगर न्यूनेटल टीथ आ रहा है तो इट्स नॉट एन इशू। लेकिन अगर ऐसा है कि कभी कभी प्राइमरी टूथ बर्ड जो होती है वो पहले डेवलप हो जाती है, यानी पैदाइश से पहले ही वो मुंह में डेवलप हो गई है, अब क्या होगा, क्योंकि वो दांत निकल गया और हमें मजबूरन दांत निकालना पड़ जाएगा बच्चे का। छोटे से हमारे पास कोई बच्चा आ रहा होता है 6 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, तो उसका हमें दांत निकालना पड़ता है। तो दांत अगर हमने निकाल दिया तो वहाँ दूध का दांत दोबारा आने का होता है कि नहीं आएगा। फिर परमानेंट दांत का इंतजार होता है कि वो जब 6 साल के बाद उसके परमानेंट दांत आना शुरू होंगे तो वहाँ पे टूथ आएगा। लेकिन खैर फिर बाकी के दांत आ जाते हैं तो वो उसको कंपनसेट कर लेता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम की ज्यादती की वजह से होता है? नहीं, ये ज्यादती वजह नहीं, ये एक डेवलपमेंटल एक है। ये समझे गिफ्ट समझ सकते हैं आप, गॉड का गिफ्ट है कि आप जो है ना, अल्लाह ने आपको गिफ्ट कर दिया कि आप पैदा हुए और आपका दांत है। किसी के 2 होते हैं, किसी का 1 होता है, किसी के 2। मैंने एक दांत निकाला था उसके 2 थे, और दोनों यूजुअली न्यूनेटल टीथ्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ऊपर होते हैं। मैंने जिस बच्चे का दांत निकालता, इट्स 1.5 मंथ का बच्चा था। बहुत रो रहा, इतना रोया, और हमने नर्सिंग स्टाफ के साथ मिलके हमने दांत निकाला, और इतना छोटा सा बच्चा था और इतना सा उसका मुंह था, बिल्कुल छोटा सा, तो उसका मुंह खोलना ही इतना बड़ा टास्क था कि वो मुंह ही नहीं खोल रहा था। तो हमने फिर जब दांत निकालने लग गए तो पता चला कि दांत इतना प्रॉपरली टूटता, मतलब एक होता है प्रॉपर टूथ, वरना यूजुअली एक पार्ट होता है, पीस होता है जो ऊपर लगा हुआ होता है, उसको हम निकल जाता है, लेकिन वो प्रॉपरली पूरा दांत था नीचे तक। जड़ें भी जो होती हैं, जड़ भी थी उसकी, और वो भी 2। वाह, ऐसी चीजें भी आप तो फेस करते होंगे, आपको तो पता होगी। सना, अक्कल दाढ़ जो है एक ये है, लोग कहते हैं कि मेरी अक्ल दाढ़ आ रही है आफ्टर 30, आफ्टर 40, और कुछ लोगों की जैसे टीनेज में भी आ जाती है। तो ये अक्ल दाढ़ के क्या इससे अकल आती है? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई अब मेरी अक्ल दाढ़ आ रही है, अब मैं बहुत अक्लमंद होने वाला हूँ या होने वाली हूँ। इस बात में कुछ सदाकत है या नहीं? नहीं, एक्चुअली अक्ल दाढ़ का जो ताल्लुक होता है वो हमारी एडल्ट एज से होता है। ठीक है, बेसिकली हम बोलते हैं अक्लमंद हो गया है, या होशियार हो गया है, और जिसकी नहीं आई तो वो अक्लमंद ही नहीं है। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ज्यादा अक्लमंद होता है क्योंकि अकल दाढ़ निकलना इतना लंबा प्रोसेस होता है, इतना लंबा प्रोसेस होता है। मेरी अपनी 18 से निकलना स्टार्ट हुई थी, 25 तक निकली जा रही थी। मतलब वो ही नहीं था कोई, उसमें पीस ही नहीं था। मतलब हर थोड़े दिन में इन्फेक्शन होना, और फिर वहाँ पे पेन होना, फिर वो अगर आपकी टेढ़ी आ रही है तो एक अलग मसला है। फिर मैंने खुद सर्जरी कराई अपनी और निकलवा दी थी। आप उसको बेयर नहीं कर सकते, आपकी डेली लाइफ की रूटीन को ख़राब कर रही होती है ये ना। मतलब आपकी डेली अगर आपको ये अगर नॉर्मली दांत निकल रहा है तो इट्स ओके, निकल रहा है ठीक है, लेकिन अगर वो निकलते हुए पेन कर रहा है, निकल ही नहीं पा रहा है, बार बार वहाँ पे
तो एक प्रॉब्लम होती है, सिस्ट बन जाती है, बार बार वहाँ पे सिस्ट बन रही है, बार बार वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार आपकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बच्चे मेरा क्या होता था, मेरा अगले दिन एग्जाम है फाइनल और मेरे उसी दिन पेन होना शुरू हो गया। अच्छा होता ही फाइनल एग्जाम्स के अंदर है, पता हाँ, नहीं बच्चों को ऐसा होता है वैसे फाइनल एग्जाम्स में या टीनेजर होते हैं ना, अब तो आपको अचानक से कभी पेट में क्रैप्स हो जाता है, कुछ ऐसा होने लग जाता है कि आपको लगता है कि यार पेपर्स की वजह से ही कुछ ना कुछ हो रहा है। अच्छा मुझे लगता था मेरे अक्ल दाढ़ का प्रॉब्लम मेरे फाइनल एग्जाम्स के साथ ही होता है, क्योंकि जब मेरे फाइनल एग्जाम्स होते थे तो मुझे अक्ल दाढ़ में दर्द होना, मतलब विजडम टूथ मेरा पेन होना शुरू हो जाता था, और फिर वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होता था कि वो समझ नहीं आता आप पढ़ें या फिर आप, तो फिर मैंने फाइनली उसको एक्सट्रैक्ट, तो यूजुअली ये होता है कि अगर अकल दाढ़ उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक अडल्ट एज में आ रही होती है, मेच्योरिटी लेवल जब आपका हो जाता है तब वो आती है, बिफोर मेच्योरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि उसको आना ही 18 के बाद है। लेकिन ये हर किसी की नहीं आती ना, कुछ लोग होते हैं जिनकी, मेरी नहीं आई भाई आज तक, लेकिन ये बिल्कुल बात में सदाकत नहीं है कि जिसकी नहीं होती उसके अंदर अकल बिल्कुल भी है, इस बात में बिल्कुल सदाकत। हाँ ऐसा ही है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मैं अक्लमंद हूँ। तो मेरी दोस्तें हैं कुछ, उनकी आई तो वो बेचारियां रोती थी यार, इतना पेन होता है। हाँ बहुत पेनफुल होती है। और जैसे तुमने बताया कि इतना लंबा प्रोसेस है, कब से स्टार्ट हुई है? अच्छा कुछ की तो फौरन ही आ जाती है, 18-19 में मैंने देखा है उनकी प्रॉपर्ली विजडम टूथ होते हैं, विजिबल नजर आ रहे होते हैं। कहीं कहीं हमें स्पेस नहीं होता, हमारे मुंह के अंदर हमारा जॉ छोटा है, हमारे पास स्पेस नहीं है इतना जॉ के अंदर, तो ऑब्वियसली वो कहाँ से वो निकलने की उसको जगह ही नहीं मिलेगी, कहाँ से निकलेगी, तो वहाँ पे वो पेन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो आगे से तो आपको प्रेशर दे रही है बट आप जगह ही नहीं है बाहर आने की, तो वो कहाँ से आएगी। हाँ, और इस पे ये है कि आप एक्सट्रैक्ट करा लो तो ज्यादा अच्छा है, एक्सट्रैक्शन कराना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप एक दफ़ा ना ईज हो जाती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने 5-6 साल ये विजडम टूथ का पेन जो है ना बहुत लंबा बेयर किया, और फाइनली आई डिसाइडेड कि मैंने उसको निकाल दिया। और पेनफुल वैसे ही दांत निकलवाने में इतना डर लगता है लोगों को, लेकिन ये तो खुद डेंटिस्ट है, इनको डर नहीं लगता होगा, खतरों की खिलाड़ी है सना। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा डर जो है ना वो इंजेक्शन से लगता है, जो दांत के लिए जब निकलता है तो पता चलता है कि इतनी तकलीफ होती है, लोग डरते हैं तो सही डरते हैं। नहीं अब इतनी तकलीफ नहीं होती, बट ये है कि एनेस्थीसिया आपने लगा दिया तो इतनी तकलीफ नहीं होती, बट एनेस्थीसिया के बाद भी आपको एक पुलिंग पेन तो होता है कि हाँ कोई चीज़ निकल रही है, ऑब्वियसली आपकी बॉडी से कोई चीज़ बाहर खींच रही है तो वो पेन तो होगा। ऐसा हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई ऐसा हिप्नोटिज्म नहीं है कि आपको, मैं ये बोलूँ कि आपको हमने एनेस्थीसिया लगा दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। इवन आई वेंट थ्रू एंडोस्कोपी, तो एंडोस्कोपी में आप बिल्कुल ही सो रहे होते हैं और आप एनेस्थीसिया होता है सब कुछ, स्टिल जब वो आपके मतलब वो पाइप जो होता है वो आपके डाल रहे होते हैं तो आपको फील होता है कि हाँ कुछ हुआ है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप ऑब्वियसली डेड पोजीशन में तो नहीं है, हाँ, आपको फील तो होगा। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि भाई जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया दांत में, फिर तो मुझे पता ही नहीं चला ऐसा कि वो क्या क्या किए जा रहे हैं, बस वो लगे पड़े हैं और मुझे पता नहीं चला। वो अच्छे लोग होते हैं शायद, वो इतने सेंसिटिव नहीं होते। वो मुझे असल में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो मुझे बेचारे बार बार पुश करते रहते हैं कि तुम चले जाओ, डरो मत कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जो हूँ मुझे अच्छा वो पता है फर्स्ट टाइम आपको ऐसा हो रहा होता है, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा होता है ना तो फिर आपको नहीं है इतना फील होता कि पेन होता है। क्योंकि मैं जैसे मेरे कुछ रेगुलर पेशेंट्स हैं तो अगर मैंने उनका एक दांत निकाला फिर उसके बाद दूसरा निकलवाने वो खुद ही आ रहे होते हैं, तो वो ये उनको इतना डर नहीं होता, वो कहते हैं हाँ ये भी निकाल दें, ये भी इंजेक्शन लगाए ये भी निकाल दें, वो भी उनको इंजेक्शन से भी फोबिया नहीं होता। वो बोलते हैं कि आराम से कोई इतना इशू की, और डेंटल इंजेक्शंस बहुत बारीक होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, ये सिरिंज की तरह नहीं होते जो हमें इंटरमस्कुलर लगते हैं या इंटरवेनस लगते हैं, इट्स वेरी पेनफुल। तो जो डेंटल इंजेक्शंस होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, वो नहीं पता, बाल के बराबर निडल होती है तो वो तो पता ही नहीं चलती आपको। ठीक है, लेकिन वो कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं या कौन कौन सी ऐसी हमारे मुंह के अंदर जर्म्स वगैरह हो रहे होते हैं उस वक्त, जैसे इन्फेक्शन है या स्वेलिंग हुई हुई है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके दौरान आप जो है दांत नहीं निकलवा सकते? क्योंकि कुछ लोग डेंटिस्ट के पास जाके बोल रहे होते हैं भाई डॉक्टर साहब हमें ये बहुत तंग कर रहा है, हमें नहीं पता, आप इससे हमारी जान छुड़ाएं, और वो बेचारे कन्विंस कर रहे होते हैं लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होते। देखिए शुगर आपकी, आप डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर आपकी शुगर हाई है तो इन दैट केस हम दांत नहीं निकालते हाई शुगर लेवल पे। अगर आपका बाईपास हुआ है 3 महीने पहले और हम फिर वेट करते हैं, हम फिर आपको एंटीबायोटिक्स देके वेट करते हैं। अगर आपका ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो ओपन हार्ट सर्जरी के रिकमेंडेड है कि 6 महीने तक हम कोई भी डेंटल प्रोसीजर ना करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट हार्ट पे अटैक करने का जो है ना खतरा होता है। हार्ट वीक हुआ होता है, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, एक इन्फेक्शन होता है बेसिकली वो टूथ से निकल के जा रहा होता है, आपके दिल पे डायरेक्ट अटैक करता है, तो उसको सेफ करने के लिए, अब हर किसी को नहीं होगा लेकिन फॉर अ सेफ साइड हम नहीं करते।
ठीक है। इसी तरीके से अगर हाई ब्लड प्रेशर है पेशेंट को तो भी हम एक्सट्रैक्शन उस टाइम पे नहीं करते। पेशेंट प्रेग्नेंट है और जो है उसका एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है और दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोबाइल टूथ नहीं है, हिल नहीं रहा ये, और हम जो है ना वहाँ कॉम्प्लिकेशन नहीं लेते। हम बोलते हैं कि आप वेट करें, जैसे 3 से 6 महीने का अगर टाइम है तो हम बोलते हैं आप वेट करें, ठीक है। तो हम 3 से 6 महीने में फिर भी कर लेते हैं, लेकिन अगर वो टाइम ड्यूरेशन निकल गया है और बिल्कुल डिलीवरी टाइम है आपका तो फिर हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। ओके। तो इन पर्टिकुलर कंडीशंस में प्रॉब्लम, या अगर पेशेंट को एकदम हमने यूनिट पे बिठा दिया, उसको एस्थमा का अटैक हो गया, एकदम से सांस का अटैक हो गया, उसको चोकिंग हो रही है, बहुत सीवियर एंजाइटी के बाद सांस होना शुरू हो गया, तो वहाँ पे हम पेशेंट हमें बोलेगा भी कि आप कर दें, तो भी हम नहीं करते, हम डिले कर देते हैं। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम यूजुअली हम डिले करते हैं। ओके। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो कोई डेंटल प्रोसीजर वगैरह आप करवा सकते हैं आप? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम जब पहले से तीसरे महीने में फिर भी कर सकते, नहीं कर सकते, सॉरी, ठीक है। पहले से तीसरे महीने में हम नहीं करते क्योंकि वो क्रूशल टाइम होता है। 3 to 6 मंथ के अंदर वी कैन डू, सही है, लेकिन पर्टिकुलर प्रोसीजर कर सकते हैं। एक्सरेज नहीं करते हैं हम यूजुअली, हम वो काम करेंगे जिससे उसका ईज़ हो जाए, यानी अगर पेनफुल कंडीशन है कहीं पे तो हम कोई भी ऐसे प्रोसीजर कर देंगे कि उसका पेन रिलीफ हो जाए। अच्छा, हम 6 to 9 मंथ तक जो है हम प्रेफरेबली नहीं करते ट्रीटमेंट। ओके। मजीद गुफ्तगू को लेकिन जारी मेरी कुछ रखेंगे। पेशेंट ऐसी हैं वो इसी ड्यूरेशन में ब्रेसेस लगा लेती हैं। ओ माय गॉड, तो कितना हार्मफुल होता है, कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं, इस पे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम हो गया सना ब्रेक का। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं सना की जानिब। और सना, हम लोग डाइट वगैरह जब कर रहे होते हैं, मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया तो वैसे फॉलो नहीं करती है, एक मेरा बहुत ही कोई अलमिया है क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन कभी कभी कोई चीज स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, आप आ जाती है। मैंने देखा एप्पल साइडर विनेगर जो है लोग डाइट में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, स्ट्रॉ से पी रहे होते हैं, लेकिन वो दांतों के लिए हार्मफुल है या नहीं? बिल्कुल, अगर आप स्ट्रॉ से पी रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड पी रहे हैं, तो एप्पल साइडर विनेगर में बहुत एसिडिटी होती है, एसिडिक नेचर होती है उसकी। ठीक है। आप देखोगे बहुत खटास होती है, बहुत एसिडिक होती है, वो आपके दांतों की लेयर को डिस्टर्ब कर सकती है। ओके। तो ऐसा काम ना करें, ज़्यादा बेहतर है। उसको एप्पल साइडर विनेगर पीना है तो आप पानी गर्म करके और उसमें आप डाल के पी सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इस तरीके से पीना है कि पानी में उसकी एसिडिटी जो होती है ना बेसिकली वो थोड़ी कम हो जाती है। हर चीज़ की एसिडिटी पानी में जाने के बाद थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, तो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट पी रहे हैं तो बहुत हार्मफुल है ना। वो दांतों को मुझे लगता है, मैंने तो सुना था गला देता है वो दांत। गलाएगा ना। आप ये देखिए, यहाँ पे एसिडिक नेचर है, आप किसी मार्बल के टुकड़े पे आप एसिड डाल दें, सही है, Exactly. वो फौरन गलना शुरू हो जाता है। बेसिकली दांतों का जो नेचर होता है ना, उसका नेचर और मार्बल का नेचर बिल्कुल सेम होता है। वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बने हुए, दांत भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बने हुए, तो दोनों ही एसिड पे, जैसे ही एसिड जाके उस पर अटैक करेगा तो वहाँ पे वो पोरस होने शुरू हो जाएंगे, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो लूज होना स्टार्ट होगी। ओके। तो मैं इस दिन नॉर्मल सी बात बोलती हूँ, मैं कहती हूँ अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है कि दांत किस तरीके से एसिडिक चीज़ों से ख़राब होते हैं, तो आप मार्बल की मिसाल ले लें। ओके। आपके घर में मार्बल लगा हुआ है, उस पर आपने एसिड डालना शुरू कर दें, क्या हशर होगा? क्या हशर होगा? मार्बल की पॉलिश खराब हो जाएगी, उसकी शक्ल खराब हो जाएगी, वो पूरा एब्रेडेड हो जाएगा, उसके ऊपर की लेयर डिस्टर्ब होगी, उसकी खूबसूरती खराब होगी। तो एग्जैक्टली दांतों के साथ भी ऐसे ही होता है। ओके। तो भाई अब एक नो फॉर एप्पल साइडर विनेगर। मैं तो कभी पीती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं, आप पिए, अगर पीने का आपको बहुत यार शौक है तो। मुझे ये होता है कि जब वो आपके दांतों के लिए इतना हार्मफुल है, तो जब वो आप पी रहे हैं तो आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनके लिए वो उसको कितना पीने मुज़र का है? बेसिकली तरीका ये है कि आप हल्का गर्म पानी में ना आप हनी डालें, ठीक है, प्योर हनी, और फिर आप एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, कोई भी चीज़ आ जाएगी ना कि ये चीज़ खाना बहुत अच्छा है, तो लोग जो है ना वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, उसके पीछे लग जाएंगे खाने के पीछे। जैसे वो कोविड के अंदर सना मक्की, हाँ, सना मक्की की चाय इतने बहुत लोग पी है, बहुत पी है लोगों इतने ने। लोग, आपको पता है डेथ हुई है लोगों की, हाँ, इसकी वजह से बहुत डेथ हुई है सना मक्की की वजह से। बेसिकली क्या होता है, सना मक्की आपको बहुत एक्सट्रीम डायरिया कराता है, एक्सट्रीम डायरिया कराता है। आपने सुना होगा जब शुरू कोविड स्टार्ट हुआ था, ये कोई मई की बात है, अप्रैल मई की बात है, तो पता चल रहा था कि वो फलाने पेशेंट को कोविड हुआ, फिर उसको इतना एक्सट्रीम डायरिया हुआ कि उस डायरिया कंट्रोल नहीं हुआ और उसकी डेथ हो गई। ऐसे ही सुनते थे ना, बिल्कुल, इतना डायरिया। अब हम सोच रहे हैं कोविड में डायरिया हो रहा है, अभी पहले कह रहे हैं कोविड में खांसी हो रही है, फिर कह रहे हैं कोविड में डायरिया हो रहा है, मतलब कोविड ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उन्होंने खुद ही कहा कि आ बैल मुझे मार, हाँ, एक दफा नहीं सींग मार, 2-3 दफा मार। अब बेसिकली सना मक्की बोलते हैं कि अगर आपको बहुत एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन है तो आप हफ्ते में 1 दिन आप ले सकते हैं उसकी चाय, ताकि आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, यानी जो आपकी आंतों की मूवमेंट होती है, उसको थोड़ा सा
बढ़ाए। अब क्या है, लोग किस तरह पी रहे थे, मैं इतने लोगों को मैंने मना किया कि लोग ऐसे पी रहे थे कि सुबह 1 कप पी रहे हैं, शाम में 1 कप, पूरा घर पी रहा है। ओह माय गॉड, बचने के लिए कोविड से हाँ। पूरा घर पी रहा है और कॉन्सेंट्रेटेड बना के मेरे पत्ते जमा कर करके पी रहे हैं। तो हम लोग तो फिर अब किसी के पीछे पड़ते हैं तो फिर बहुत बुरी तरह पड़ जाते हैं, और बगैर किसी रिसर्च के हम लोग बिना ये किसी काम कर रिसर्च रहे के होते पड़ जाते हैं। हैं। अपनी जान, वो नीम हकीम खतरा जान अपने लिए खुद ही बन जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारी जो सेहत पर इसके असरात मरतब होते हैं बहुत ही बुरे। अब देखिए 7 दाने खाने चाहिए इसके कलौंजी के, लोग भर के चमचे कलौंजी खा रहे होते हैं। ये एक क्वांटिटी का तो मसला है, मतलब हर चीज में ना हमें थोड़ी सी बढ़ाने की आदत है। हाँ, बुफे में खाना खाने की। जैसे वो सब्जी वाले से नहीं मिर्चे बोलते हैं, भाई थोड़ा आगे दे दो। हाँ, मिर्चे दो, थोड़ी सी मिर्चे तो डालो। खैर वो पहले मिला करती थी, अब तो इतनी महंगाई तो सब्जी वाला देगा भी नहीं, इतने गुस्से से देखता है वो कि बाजी क्या हो गया, 200 रुपए किलो है हरी मिर्ची, आप कैसे मांग रही है, हाउ डेयर यू। अब कोई नहीं देता आपको कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी, अब वो वाला जमाना नहीं सिर्फ हम ही कॉम्प्लीमेंट्री चीजें खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये मैं बहुत से लोगों का नोटिस करती हूँ, दांत जो है उसके अंदर एक अजीब सा पीलापन होता है। ना वो स्मोकिंग करते हैं, ना उनका कोई ऐसा मसला होता है, वो स्केलिंग के बाद भी वो पीलापन नहीं जाता। क्या कोई अंदरूनी बीमारी की वजह से ऐसा होता है? नहीं, नेचुरल कुछ लोगों का कलर जो होता है ना पेल होता है, जैसे हमारी स्किन का कलर होता है। हम हर इंसान गोरा नहीं होगा, हर इंसान काला नहीं होता, बिल्कुल। हर कोई व्हीटिश नहीं होता। तो कुछ लोग व्हीटिश हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं। इसी तरीके से दांतों में भी कुछ दांत जो होते हैं व्हाइट सफेद होते हैं बहुत ज्यादा, कुछ लोगों के दांत थोड़े पीले होते हैं, कुछ के बहुत एक्सट्रीम पीले होते हैं, और जिनके एक्सट्रीम पीले होते हैं ज्यादातर वो लोग बहुत गोरे होते हैं। यूजुअली बहुत जो लोग गोरे होते हैं उनके दांत पीले होते हैं बहुत ज्यादा, और जो लोग बहुत टैन होते हैं उनके दांत बहुत सफेद होते हैं। हाँ, ये तो है, मैंने देखा है ना। हाँ, exactly. आप सोमालियंस को देखे हैं, एग्जैक्टली, इतने खूबसूरत उनके दांत होते हैं, इतने खूबसूरत, नो डाउट। उनसे ज्यादा खूबसूरत मैंने दांत किसी ने देखे, उनके हर किसी के दांत खूबसूरत होते हैं। और एक तो स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत होता है दांतों का, और फिर कलर जो होता है वो इतना शाइनी और वाइट होता है, और वो उनका क्योंकि कलर बहुत टैन होता है तो अलग से वाइट दांत दिख रहे होते हैं। तो नेचर ने बेसिकली हमें कंपनसेट किया हुआ है। मैं आपको जैसे हमेशा आपके शोज में बताती हूँ कि नेचर ने हमें कंपनसेट किया है कि किसी को कोई चीज़ अच्छी दी है तो कोई चीज बुरी दी। बिल्कुल, नोबडी इज परफेक्ट, और ये अच्छी बात है कि अपने आप को नोबडी समझे, ये ना समझे कि भाई नहीं हम पूरे मुकम्मल हैं। पूरा मुकम्मल कोई भी नहीं है, और जो आपके अंदर कमियां होती है ना वो मुझे लगता है कि आपको खुद पता होती है, सामने वाले को बज़ाहिर जाहिर हो या ना हो, लेकिन आपको खुद पता होता है कि हाँ यहाँ पर मेरी जो है वो कमजोरी है। इसलिए पता है क्या, क्योंकि हमारी जो कॉम्प्लेक्शन है वो व्हीटिश है, मेजॉरिटी व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, हम गोरे नहीं है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में लोग गोरे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे पीले दांत ज़्यादा होते हैं, तो लोग ज़्यादातर वहाँ पे अननेचुरल जो ब्लीचिंग होती है, वाइटनिंग एंड ब्लीचिंग, वो ज़्यादा करा रहे होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है नहीं। दांत वाइट कराने का, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रंग गोरा है, दांत अलग से पीले दिख रहे हैं तो वो कराते हैं। एक तो अवेयरनेस भी है और ऊपर से फिर ये कि कॉन्शियस भी होते हैं वो। बिल्कुल, और हमारे यहाँ पे जो टोटके होते हैं ना, डिफरेंट तरह के हैक्स हम कभी देख लेते हैं सोशल मीडिया पे, तो हम दीवाने हो जाते हैं, मस्ताने हो जाते हैं, और उसके पीछे लग जाते हैं। वो हल्दी को नमक में मिला के वो पता नहीं कौन से ना दांत पीले हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कि इससे जो ना साफ हो जाएंगे हमारे दांत, इससे दांत और पीले हो जाते हैं, क्योंकि हल्दी तो है ही तो कलर आपका फॉरेन कलर आपका, आप अगर हल्दी से आप कुछ बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप देखोगे नेल्स आपके येलो होना शुरू हो जाते हैं। फॉरेन नेल्स पे आपके कलर आता है हल्दी का, नेल्स पर आएगा, हाथों पे फॉरेन कलर आएगा, तो आप सोचें दांत में आप मुंह में डाल रहे हैं तो उससे तो आपके और बैक्टीरिया मर जाते हैं, ये हो जाता है वो जब नमक, तो मेरे ख्याल से उसके नमक इज़ वेरी गुड। हाँ, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं, आपको बीपी नहीं है, तो आप सॉल्ट रिंस कर सकते हैं, और बहुत अच्छा है सॉल्ट रिंस करें आप, तो हफ्ते में 1 दफ़ा करें, गला भी साफ़ होता है आपका। और अच्छा, पहले जो कमर्शियल्स बनते थे सर ना, उसमें बाकायदा एप्पल दिखाते थे, और एप्पल को जब हम बाइट ले रहे तो उसमें रेड कलर का कुछ आ जाता था, हमारा ब्लड आ जाता था, तो लोग कहते थे कि आपके दांत खराब हैं या वीक हैं या कोई मसला है दांतों में। तो क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है, या ये सिर्फ कमर्शियल के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आपके दांतों से एक स्पॉट भी ब्लड आ रहा है, आप कुछ खा रहे हैं और उस पर स्पॉट आना शुरू हो गया, इसका मतलब आपको मसूड़ों का आपको इन्फेक्शन है, यानी मसूड़ों की सूजन है। तो ये आपको फर्स्ट अलार्म होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आप फौरन जाएं, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये मत सोचें कि ब्लड आ रहा है, चलो इतना तो हमारी बॉडी में खून है, एक आधा थोड़ा निकल रहा है, तो कोई लोगों का कॉन्सेप्ट होता है ना, ऐसे बोलते हैं कि इतना सारा खून है बॉडी में, अगर थोड़ा बहुत निकल भी गया तो क्या टेंशन है। तो बेसिकली उसको हमें नोटिस करना चाहिए। एक तो इन्फेक्शन भी हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से निकल रहा है, कोई जो है वो बीमारी भी हो सकती है। अब बीमारी में कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, सही है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, क्लॉट बनता ही नहीं है, खून बह रहा है तो बह जा रहा है,
उन लोगों को मसूड़ों से खून आने की शिकायत बहुत होती है। एक तो दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी गम्स का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरे रीज़न ये भी हो सकता है कि थैलेसीमिया है पेशेंट को, पता ही नहीं है उसको, या हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया भी एक और बीमारी होती है, इसमें आपका खून रुकता नहीं है, मतलब बह रहा है तो बह जा रहा है, और आपकी पूरी फैमिली को हीमोफीलिया है। अब वो ऐसे पेशेंट्स में देखा है कि वो ब्लीडिंग हो रही होती है। मेरे पे 1-2 केसेस थे ऐसे, उनको पता ही नहीं था कि उनको हीमोफीलिया है। उनको पता ही नहीं था। हमने सफाई भी कर ली, दांत भी साफ हो गए, हमने 6 महीने उनको फॉलोअप भी रखा। फिर जब हमने उनके टेस्ट कराया तो पता चला वो हीमोफीलिक थे, क्योंकि पूरी फैमिली को यही प्रॉब्लम है। ओह माय गॉड। तो उससे बेसिकली अगर दांतों से ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आपको चाहिए कि आप फ़ौरन जाके, जैसे कहते हैं ना नाक से खून आना शुरू हो जाए, तो उसको तो हम बहुत सीरियस ले रहे होते हैं। नाक से खून आने लग गया तो फ़ौरन भागेंगे डॉक्टर के पास कि नाक से खून क्यों आ रहा है। एग्जैक्टली सेम अगर दांत से खून आ रहा है तो फिर आपको चाहिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ओके, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी खुराक में शामिल करें उससे हमारे दांत जो है वो स्ट्रांग हो जाए? ऐसी कौन सी चीज़ें? नेचुरल फूड खाएं, ठीक है, हेल्दी फूड खाएं, आप फ्रूट्स खाएं, आप वेजिटेबल्स खाएं, आप मीट खाएं। आप शुगर, सबसे ख़तरनाक चीज़ है शुगर इंटेक को कम करें। ओके। हमारे कुछ लोगों की इतनी शुगर क्रेविंग होती है कि वो खाने के बाद अगर शुगर ना लें तो उनको लगता है उन्होंने खाना नहीं खाया। मैं उनमें से एक हूँ। अच्छा। मैं अगर कुछ थोड़ा सा ही अगर मुझे ना मिले तो वाइट शुगर थोड़ी सी भी ना अच्छा, मैं खाती हूँ। एग्जैक्टली, मुझे होती है खतरनाक होती है बहुत ज्यादा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी अम्मी की शुगर है, वो शुगर पेशेंट है, तो मुझे होता है कि अब मैं थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू कर दूं ताकि फिर ये कि आगे जाके बिल्कुल। पता है ये होता है ना, अब अगर फैमिली में ऑलरेडी डायबिटीज है तो फिर आपको चांसेस बहुत हाई है डायबिटीज आने के। फिर अगर आपकी क्रेविंग इतनी ज्यादा है तो अल्लाह न करे आपको डायबिटीज हो जाए तो आप उस क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं किसी डोनट शॉप के पास से नहीं गुजर सकती। अच्छा। मैं किसी चॉकलेट शॉप के पास से नहीं गुजर सकती। मैं किसी बेकरी के पास से नहीं मैं तो खड़े होकर काम भी कर लूँ ना वहाँ पे। नहीं, मैं डिफरेंट तरह के मैं अगर काम भी, अगर मुझे मौका ही मिला ना कभी जिंदगी में बेकरी पे या कहीं काम करने का, मैं काम भी कर लूँ तब भी मैं मीठा नहीं खा सकती। अच्छा यार, ये अच्छी बात है। ये लोग मतलब बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको मीठा नहीं पसंद। मैं बताऊँ एक्चुअली क्या है, जब हम छोटे थे, हम सब बहन भाई, तो मेरे फादर को डायबिटीज हो गई थी। तो हमारे घर में यूजुअली डेली बेसिस पे मीठा बनता था। फिर मेरी मदर ने बिल्कुल पापा की वजह से मीठा बनाना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद। तो जब वो बंद हुआ तो फिर वो हमारा, क्योंकि हम उस वक्त हमारी नेचर डेवलप हो रही थी, तो हमने देखा कि वो मीठा जो है वो बिल्कुल बंद था, और हम चाय भी फीकी पी रहे हैं और हर चीज़ मतलब विदाउट शुगर। तो हमारी नेचर ही डेवलप हो गई शुगर के साथ ना रहने की। तो अगर शुगर चाय में नहीं भी है, कॉफ़ी में नहीं भी है तो भी चलेगा, कोई इतना मसला नहीं। अच्छा, मुझे चाय कॉफ़ी का कोई ऐसा जितना नहीं होता, लेकिन चाय कॉफ़ी से मुझे याद आया जो लोग ज़्यादा पीते हैं, उसका इंटेक ज़्यादा करते हैं, उनके दांतों में भी एक अलग सा पीलापन होता है। उनको बार बार 6 मंथ के बाद स्केलिंग करवानी होती है। तो ये 3, 4, 5, 6 कप जो लोग चाय पीते हैं, मैं कतई ये नहीं कह रही कि आप लोग गलत करते हैं, आप लोग पीजिए भाई, आपकी ज़िंदगी, एंजॉय योर लाइफ। लेकिन ये कि इसकी हमारी जो दांतों के लिए कितना मुद्दे सेहत है। देखिए, चाय का ना असल में कलर, चाय का कॉफ़ी का कलर फ़ौरन दांत पकड़ते हैं। तो अब जैसे मैं भी पीती तो इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मेरी आदत है चाय दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा लेने की। अगर विंटर है तो कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा पीने लग जाती हूँ, कॉफ़ी पीना। तो मैं खुद भी नोटिस करती हूँ, और यूजुअली भी ऐसे लोगों के दांत बहुत जल्दी पेल हो रहे होते हैं। आप ब्लीचिंग कराते हैं, ब्लीचिंग के जो है ना, जो ब्लीचिंग 1 साल तक लास्ट करने वाली होती है वो लास्ट करती है 6 मंथ तक खाली। फिर आपको दोबारा दांत ब्लीच कराने पड़ता है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक तो बंदे के दांत हैं ही ना, पीले हैं। लेकिन अगर किसी का इतना प्रोसेस करा रहा है, वो मतलब दांतों पे कॉस्मेटिक मतलब प्रोसीजर करा रहा है, उसके बाद चाहे अगर वो पी रहा है तो वो तो बहुत नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप आफ्टर ब्रशिंग भी आप अगर चाय पीते हैं ना, तो एक अजीब सा येलो वो आपके दांतों पे आ जाता है। वो रहता है। आपको हर 6 महीने बाद ऐसे पेशेंट्स को ब्लीचिंग वो करानी पड़ती है, स्केलिंग करानी पड़ती है, पॉलिशिंग करानी ही पड़ती है। ओके, अच्छा, स्केलिंग अलग चीज़ है, पॉलिशिंग अलग चीज़ है। हाँ, स्केलिंग बेसिकली दांतों के ऊपर से ना हम स्टेन्स रिमूव करते हैं, और स्टेन्स और प्लाक या कैल्कुलस की जो लेयर है उसको रिमूव कर लेते हैं। पॉलिशिंग इज लाइक ग्लेस क्रिएट करना दांतों के ऊपर। ओके, जैसे हम अपने घर के टाइल्स पे नहीं ग्लेसिंग करा रहे होते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ होता है कि वो ग्लेसिंग क्रिएट करना होता है। ये ग्लेस आ जाती है, शाइन आ जाती है, दांत खूबसूरत लग रहे होते हैं। ओके, तो लोगों में अभी तुम क्या समझती हो, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि तमाम प्रोसीजर्स के बारे में जानते हैं, करवाते हैं, या आप सजेस्ट करती हो पेशेंट्स को कि आप ये प्रोसीजर करवा लें? अच्छा, पहले से ना अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। पहले हमें काउंसिल करना पड़ता था, समझाना पड़ता था
कि ये है, ये है, इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना। अब जो लोग हैं ना वो आके खुद ही कह रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ पर्टिकुलरली ये चीज़ करानी है। ठीक है। या अगर हमें कॉल भी किसी की आ रही होती है या हमें कोई ईमेल भी कर रहा होता है तो हमें वो पहले ही मतलब बता रहा होता है कि एग्जैक्टली ये चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है और मुझे ये करानी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअली उसको वही रिक्वायर्ड होता है जो वो बोल रहा होता है, लेकिन पहले क्या होता था, ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें जो है ना वो लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ती थी, उसका प्रोसीजर बताना पड़ता था कि ये स्केलिंग होती है। अब यूजुअली जैसे वेकेशन स्टार्ट होंगे तो बाहर से काफ़ी सारे जो मतलब हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी फॉरेन कंट्रीज़ में है वो वापस आ रहे होते हैं, तो यूजुअली वो बहुत प्लान करके आ रहे होते हैं कि हमें जो है वो ब्लीचिंग करानी है, हमें दांत वाइट कराने हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो ब्लीचिंग और वाइटनिंग है ना कि हम वो लोग कराते हैं जो मीडिया में जिनका लिंक्ड है या जो डेली बेसिस पे जिनको बहुत सारे लोगों से मिलना है, या बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड क्लास जो है हमारी, हाईली सोफिस्टिकेटेड एलीट क्लास, वो करा रही होती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी वो लोग जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं या अरब कंट्रीज़ में भी रहते हैं उनको देखें तो वो लोग यूजुअली उनके बच्चे की उम्र होगी 18-19 साल, वो फिर भी आ रहे होंगे कि हम पाकिस्तान आए हैं वेकेशंस पे तो हमें बच्चे की ना ब्लीचिंग या वाइटनिंग करानी है। हाँ, वो तमाम प्रोसीजर्स करवा के आते हैं, करवाने के लिए ही आते हैं, करवाने के लिए ही आ रहे होते हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो कि ऐसा करते हैं, नाम नहीं लूंगी लेकिन ऐसा करते हैं। अच्छा, मेरे मोस्टली रिश्तेदार ऐसे ही करते हैं। हाँ, क्योंकि वो आते हैं, मतलब अमेरिका से आएंगे, शिकागो से, माशाल्लाह अच्छी फैमिली है, लेकिन सब जो है अपना डेंटल प्रोसीजर यहाँ से करवा रहे होते हैं क्योंकि प्राइस एक्सपेंसिव है। प्राइस में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे ब्लीचिंग समझे अगर 20,000 25,000 में हो रही है तो वहाँ पे समझे 5 टाइम आप प्राइस अगर इंक्रीज कर लेंगे तो जाके आप की ब्लीचिंग हो रही है। तो इतने में वो उनके 5 अगर बच्चे हैं, घर के 5 अफराद हैं, तो उन सबका ट्रीटमेंट हो जाता है। एग्जैक्टली मतलब और फिर भी और भी उनके पैसे बच जाते हैं। तो ये है क्योंकि प्रोसेस तो दोनों सेम है, वो जो कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, हम भी इंपोर्ट कर रहे हैं इक्विपमेंट, हम भी अपने मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, वो वहाँ पे बना रहे हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपके एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये कि आप अच्छी जगह से करा लें यहाँ पे जाके। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं सना जो कि स्केलिंग करवाते हुए डरते हैं, उनका सांस रुकता है, उनको एंजाइटी होती है, कुछ होता है कि वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा दूर रहे और इसको दूर रखें, हम बार बार मुंह नहीं खोल सकते, हम बार बार स्पिट नहीं कर सकते, हमें उलझन होती है, हमारा सांस घुटता है, हमें लग रहा है कुछ हो जाएगा। उन लोगों को किस तरह से आमादा करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा लेते डॉक्टर साहब, लेकिन वो मानते ही नहीं है। असल में एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से होता है कि उनको ना यूनिट एंजाइटी होती है, एनवायरनमेंट एंजाइटी या डॉक्टर की एंजाइटी के एकदम से मुंह पर आके डॉक्टर खड़ा हो गया और वो जो है वो प्रोसीजर कर रहा है, तो वो एंजाइटी बड़ी नेचुरल होती है। तो उनको फिर हम थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं, यानी थोड़ा किया और फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा किया, फिर थोड़ा, उनको फिर एक साथ हम 1-1.5 घंटा का प्रोसीजर नहीं कर रहे होते। यूजुअली मैं यही करती हूँ कि मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट के साथ यूज्ड टू हो और फिर वो अपना काम और फिर वो नेक्स्ट टाइम आए तो क्या डॉक्टर सना कैसी हैं आप, चले आप शुरू हो जाए स्केलिंग करते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसे ही होता है। चलो इसी बात के साथ लेते हैं ब्रेक। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाने नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं सना की जानिब। सना, आपने मुझे मेकअप रूम में बताया था कि आपकी तबीयत नासाज थी, एक अजीब तरह का फीवर जो है वो आपको हुआ जिसका नाम है स्कारलेट फीवर। ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि आपने जो मुझे चीज़ें बताई वो मैंने कभी नहीं सुनी थी, तो मैं चाहती हूँ कि नाजरीन को मैं और हम दोनों मिलकर अवेयर करते हैं। मुझे जितना पता है आपके से मैंने सुना था तो मैं वो सुनूंगी और आप नाजरीन को बताइए कि आखिरकार ये फीवर होता किस तरह से है और क्या ये लगता है। हाँ जी, बिल्कुल लगता है। ये जैसे हमने किसी का झूठा पानी पी लिया या किसी का झूठा ग्लास इस्तेमाल कर लिया, या बेसिकली ये बिल्कुल जैसे कोविड में नहीं हम बोलते थे कि अगर मुझे छींक आ रही है, खांसी हो रही है, तो हम मेरे जो स्पॉट्स हैं या मतलब होता है ना कि आपके वो किसी के ऊपर जा रहे हैं या बात करते हुए जा रहे हैं तो उसको लग सकता है। तो बेसिकली ऐसा कोई भी पेशेंट जिसको ये ऑलरेडी हुआ है उससे ये बहुत आसानी से लग जाता है दूसरे पेशेंट्स को। ओके, बिल्कुल। जैसे कोविड में था कि कोविड जैसे लगता था ना, एक ने किसी को टच किया या किसी के स्वेट से, क्योंकि हमें स्वेटिंग भी आजकल बहुत हो रही है, टावल हम यूज़ करें, टावल यूज़ किया, नैपकिन यूज़ किया, उसको उठा के कहीं फेंक दिया, वो नैपकिन किसी ने हाथ में लिया, उसको हो सकता है। ओके, लेकिन उस तरीके से इतना फैला हुआ नहीं है, बट फिर भी अगेन मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग बीमार हुए और हमें भी ऐसे ही हुआ बेसिकली कि हमारे घर कुछ मेहमान आए, उनके बच्चों को हुआ था, तो वहाँ से और फ्रॉम ये हमारा समझे रमज़ान लास्ट से स्टार्ट हुआ, तो ये बेसिकली पूरे 20 डेज़ तक आपको ये रहता है। ओके, ऑलमोस्ट आपको इनिशियल जो आपका टाइम होता है वो 1 हफ्ते तक तो बुखार, आपको बहुत तेज़ बुखार रहता है। ठीक है। और ये ऐसे ही आपको पता चलेगा कि एकदम से गला बंद होना शुरू हो गया, खांसी नहीं है आपको, बट आपका गला जो है एकदम से चोक हो रहा है और आपके हलक के, क्योंकि ये समझे इसका ताल्लुक मुँह से है तो मैं इसलिए बात कर रही हूँ
कि सबसे पहले इसमें क्या होगा कि आपके तालू के ऊपर या पैलेट का जो पार्ट होता है, पैलेट पे या तालू जिसको बोलते हैं, उधर आपके छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे से दाने, स्पॉट्स निकलने लग जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे खाना जो है वो नीचे नहीं उतर रहा है या पानी नीचे नहीं उतर रहा है। मैं पानी पी रही हूँ तो नीचे नहीं जा रहा, और आपको लगेगा कोई चीज़ ना कटती हुई आपकी गर्दन से कटती भी जा रही है आपको। फिर इन अ टाइम आपको जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं वो आपके स्वेल्ड होने लग जाते हैं। टॉन्सिल्स स्वेल होंगे, टॉन्सिल्स के ऊपर छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स बनने लग जाएंगे, बहुत बारीक बारीक से। ज़बान के ऊपर स्पॉट्स बनेंगे। आपका समझे पूरी जो ओरल कैविटी है, यानी पूरा मुंह का हिस्सा जो है वो इसमें इफेक्टेड होता है सबसे पहले। ओके। उसके साथ आपकी नेजल साइनसेस, वहाँ पे भी वही आपको ऐसा लगेगा कुछ दाने टाइप के हैं जो अंदर से आपको इरिटेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सर आपके कानों के पोर्शन में भी आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि ये स्टार्ट होते हैं आपके पैलेट से, होते होते आपके कान की कैविटी के ऊपर चले जाते हैं, फिर आपकी नेजल कैविटी यानी नाक की कैविटी के ऊपर जा रहे होते हैं, उसके बाद आपके हलक पे, आपकी ज़बान पे, और फिर होते होते आपके जो ये खाना जिस तरह जाता है ना, खाने का जो एक पाइप हो जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, वहाँ पर भी वो फैलने लग जाते हैं। ठीक है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर आपको बहुत तेज़ बुखार आते हैं, यानी 102 से 103 तक आपको बुखार आ सकता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को यूजुअली बुखार थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है। और ये फीवर ऐसा है कि जिसमें आपकी समझे बोन्स आपकी बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी जैसे टूट जाएंगी बोन्स, जैसे आपके डेंगू के अंदर होता है, हड्डियाँ टूट रही होती हैं, इस तरह आपको बहुत ज़्यादा सीवियर आप लेथार्जिक हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा ना, आप कहीं पे भी आप बैठेंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, आप से ना उठा जाएगा ना बैठा जाएगा। फिर आपकी फूड इनटेक क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आप खा ही नहीं पा रहे। मतलब मैं आपको बताई थी ना, लास्ट वीक मैं खा ही नहीं पाई हूँ कुछ एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मेरी एनर्जी लेवल जो है वो इतनी लो हो गई। अच्छा, आप एक तो आपसे खाना नहीं खाया जाएगा, आप अगर सोचा आप जूसेस पी लें तो आपसे एग्जैक्टली जूस भी आपको गले से उतारना जो है वो बहुत ही मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि आपके हलक से आपके खाना भी नहीं उतरेगा, पानी भी नहीं उतरेगा। तो ऐसा अगर आपको हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, आपको ज़रा सी भी अलामत है, तो आप अपने आपको फ़ौरन आइसोलेट करें अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स से, या घर में कोई बड़ा है स्पेशली, कि आपकी मदर हैं या आपके फादर हैं या आपके दादा दादी हैं जो आपके साथ रहते हैं, तो उनसे तो अपने आपको आइसोलेट करें। क्योंकि हम तो फिर भी चलें थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। बिल्कुल। या छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा आप अपने आप से दूर कर लें। पानी और ये आप अपनी पानी की बोतल अलग कर लें, अपने प्लेट अलग कर लें, अपना स्पून अलग कर लें, अपने खाने की चीज़ें 3 या 4 दिन के लिए एटलीस्ट अपने आप को आइसोलेट करें, कि आप जो है ना किसी से कांटेक्ट ना करें, कांटेक्ट में ना रहें। तो बेसिकली मैं भी इसीलिए आपके शो में नहीं आ पाई, क्योंकि मुझे बुलाया 2-3 दफ़ा, लेकिन मैं नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ मैं नहीं चाह रही थी कि किसी से मेरा कॉन्टैक्ट। एग्जैक्टली। तो इसमें आप बोल नहीं पा रहे होते, टंग मूवमेंट आपकी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है बहुत ज़्यादा, और जो है वो स्वेलिंग इतनी होती है कि वो स्वेलिंग जो है ना, पहले इंटरनल स्वेलिंग हो रही होती है और फिर एक्सटर्नली आपकी नेक पे और आपके फेस पे स्वेलिंग दिख रही होती है। अच्छा। जी बिल्कुल। तो जो है ना इसी तरह मुझे भी एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा था कि पहले कभी राइट टॉन्सिल में इन्फेक्शन था, कभी लेफ्ट टॉन्सिल में इन्फेक्शन था। फिर आपको चाहिए कि अगर 1 से 2 दिन हो गए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और इसकी मेडिसिन लेना आप स्टार्ट कर दें। ठीक आप है। इसको लेट ना करें, मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दें। और जो है बुखार के लिए बुखार की दवाइयाँ जो होती हैं वो डॉक्टर आपको वही एंटीबायोटिक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी आपको, या क्योंकि कोविड में तो कोई दवाई ऐसा नहीं थी? हाँ, एंटीबायोटिक्स क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से लगता है, तो एंटीबायोटिक्स आपको लेनी पड़ेंगी बैक्टीरिया को स्टॉप करने के लिए, और जो है आपको पेन किलर बुखार के लिए लेना पड़ेगा, और आप मल्टीविटामिन ज़रूर लें, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल जो लो हो रही है उसके लिए मल्टीविटामिन ज़रूर लें। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये जब तकरीबन आपका 3 से 4 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स जो हैं आपके हाथों पे और पैरों पे भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल, ये हाथों पे भी आएंगे हल्के हल्के से, वही वाइट स्पॉट्स होंगे, और आपकी बॉडी के ऊपर भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी नेक पे, चेस्ट पे, आपके स्टमक के ऊपर, आपकी पैरों पे, आपके हाथों पे, हर जगह ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स आने लग जाएंगे। तो लेकिन वो 2 से 3 दिन में आपके वो रिकवर हो जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको चिकन पॉक्स हुए या आपको मीजल्स हुए, ऐसे नहीं होते दाने। ये बहुत ही बारीक बारीक से, जैसे गर्मी दाने आप जिनको बोलते हैं ना, एग्जैक्टली गर्मी दानों की तरह के आपको ऐसे लगेगा कि बॉडी पे आपके गर्मी दाने। क्योंकि अभी समर्स ऐसा ना, लोग तो ये समझते हैं कि हमें शायद गर्मी दाने हो रहे हैं, या नॉर्मल गर्मी की वजह से जो है ये दाने हो रहे हैं। इनिशियली हुआ, मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि शायद गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मेरी बॉडी पे ऐसे दाने दाने हो रहे हैं या गर्मी दाने हो रहे हैं। बट जब मेरा गले का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई कांट इवन टॉक, मतलब बोला नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, सांस नहीं लिया जा रहा, मतलब इतना ज़्यादा आपको। और ये रिकवर कितने दिनों में हो जाता है? ऑलमोस्ट मुझे 9 डेज़ लगे, 8 to 9 डेज़ रिकवर होने में। ओके। और आप ही थी वाहिद जिसको ये हुआ, बाकी फैमिली सब हो गए थे? हुआ, उसके बाद मुझे हुआ।
अच्छा, ओ माय गॉड। अच्छा, लोगों को अभी इस बारे में नहीं इतना पता मेरे ख्याल सबको, पूरी फैमिली को हुआ, हम्म। फिर उसके बाद बिल्कुल लास्ट में मुझे हुआ। से। ठीक है, और तो- ये भी क्या कोविड की तरह ही जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होगी उसको कुछ दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा? हमारी भी ऐसे, जैसे हम लोगों में भी ऐसी था कि कुछ लोगों को ये 15 डेज चला, 15 डेज तक हुआ, कुछ को 1 हफ्ता हुआ, कुछ को सिर्फ 4 दिन हुआ, कुछ को 5 दिन हुआ। लेकिन वो 5 दिन और 4 दिन 6 दिन जो है वो एक्सट्रीम फीवर के साथ। ओके, और बच्चे भी इसमें बच्चे इन्फेक्टेड हो भी, सकते हैं? बच्चों को ज़्यादा दिन तक हुआ। ओके, बल्कि मेरे नेफ्यू को तो दूसरी टाइम रिपीट हुआ है, ओ माय गॉड। सेकंड टाइम रिपीट हुआ उसको, इसी सीजन के अंदर सेकंड टाइम रिपीट हुआ। और ये नाज़रीन आप लोगों को बताने का मकसद और ये लोगों सिर्फ को और पता ही सिर्फ नहीं है इतना अभी है कि आप लोग ये ना समझे कि नॉर्मल गर्मी दाने हैं या फिर गला खराब हो गया कि वायरल इन्फेक्शन है, हमारे यहाँ डस्ट इतनी है, मिट्टी इतनी है, ये वो इस वजह से हो गया। ये प्रॉपर जो है एक अजीब सी बीमारी है जिसका नाम फीवर जो हो जाता है, स्कारलेट फीवर। ये आपको भी हो सकता है, तो आप ये है कि लोगों से जरा दूरी इख्तियार अगर करें। किसी को हो रहा है तो दूरी तो इख्तियार लेकिन करें। मसला ये कि जिसको हुआ उसको पता भी होना चाहिए ना कि मुझे ये हुआ है। हाँ बिल्कुल। अगर Exactly. कोई आपको कह रहा है कि मेरा गला खराब है या मतलब मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उससे थोड़ा सा हाँ, आप खुद से ही जो है वो वो कहते हैं ना अकलमंदाना हाँ, सलाहियत उससे दूर हो रखते हैं, तो आप खुद से ये सोच लें कि हाँ भाई थोड़ा सा अच्छा, मुझे दूरी- पता है लोगों को समझाना पड़ रहा था 1 हफ्ते तक। मैं लोगों को समझा रही थी कि मैं बेसिकली मैं इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। फीवर हुआ हुआ है और मैं नहीं चाहती कि किसी को, तो कहें क्या हुआ, कुछ नहीं होता। मैं कहा नहीं भाई प्लीज़, हाँ, क्योंकि ये एक आम इट्स अ fever नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली इट्स अ सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है और आपको ऐसा डर है कि किसी को हो सकता है, तो आपको चाहिए कि आप खुद थोड़ा एहतियात करें। बिल्कुल। और ये तो चले स्कारलेट फीवर की बात है, कोविड में लोग कोविड पेशेंट हैं और आराम से घूम रहे हैं बाहर, आराम से घूम रहे हैं, आराम से कि भाई ये हो रहा है, ये सिम्टम्स हैं, ये है वो है, और बता रहे हैं कि वो अभी मुझे 2-4 दिन पहले कोविड पॉजिटिव आया है और हम देख के हिल गए कि अल्लाह अकबर, चलते फिरते ये तो हमें भी लगा देंगे। क्योंकि अल्लाह माफ करे, आप लोग बस एहतियात ही बरतें। और बताने का मकसद सिर्फ यही था, मैंने सना से ये डिस्कस किया था मेकअप रूम में कि नाजरीन तक पहुंचाएंगे ताकि अवेयरनेस मिले। मैंने आपसे सुना तो मुझे भी हैरानी हुई कि इस तरह की भी कोई चीज़ जो है वो डिफरेंट। समर्स आ रहे हैं, लोग वाटर पार्क्स वगैरह जाएंगे, मैं कहती हूँ। हाँ, वाटर पार्क्स के ऊपर तो एक मजमा हो चुका है, क्योंकि लोग फार्म हाउस वगैरह, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि स्विमिंग पूल में जाके सब एक साथ पूरा खानदान डुबकी लगाते थे, डुब उसके क्यों? बाद कि जिसको जो भी स्किन इन्फेक्शन है, जो भी कुछ है, वो बोलते हैं हमें। स्विमिंग करने का अगर आपको शौक है तो आप प्रॉपर्ली किसी क्लब में जाके, जो स्विमिंग क्लब्स हैं या फिटनेस क्लब्स हैं, वहाँ पे जाके ज्वाइन करें। उनका प्रॉपर सिस्टम होता है, उनको रेगुलेशन अथॉरिटीज़ हैं, उनको चेक कर रही होती है, उनके बाकायदा आके क्लोरीन चेक करें। मैं खुद भी बहुत, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, तो मैं जहाँ पे जाती हूँ या मैं जिन जिन जगहों पे, तो वहाँ पे प्रॉपर्ली चेक हो रहा होता है कि क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी है, पानी फिल्टर्ड है नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा है नहीं चल रहा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो फिर आप ऐसी जगह पे जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो हम एक साथ डुबकी लगा देते हैं ना, वो डुबकी जो है वो हमें कभी कभी बहुत डुबा देती भारी है। पड़ती है, डुबा देती है। हाँ, डुबा देती है, एग्जैक्टली डुबा देती है वो डुबकी। वो कहती है आपको बहुत शौक था, आप डूब जाइए। यहाँ पर टाइम हो गया, पहले सेगमेंट इख्तिताम पजीर हो गया, पता ही नहीं चला। सना, जब भी तुम आती हो इतने गप्पे लड़ते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं कि टाइम पता ही नहीं चलता। क्या पैगाम देना चाहोगी नाज़रीन? मैं बस अभी वही मैं आपको पैगाम वही दूंगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई किसी तरीके से कोई बीमार है या बुखार है या कुछ है, तो उसको अभी तक खुद को भी नहीं पता कि बुखार क्यों हो रहा है, तो एटलीस्ट उसके घर ना जाएं। और या उनके घर में बहुत सारे लोगों को बुखार हो रहा है, तो फिर तो अलामत हो सकती है कि उनको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, तो फिर आप उनके घर ना जाएं थोड़े दिन के लिए, जब तक कि वो सही ना हो जाए। हाँ, चाहे वो आपको कितनी भी दावतें दे दे हाँ, कि मैं, मेरी अम्मी ने मजे का ये बनाया, मेरी अम्मी ने मजे का वो बनाया, लेकिन आप जो है मजे मजे के खानों से थोड़ा इज्तनाब बरत ले, फिर उसके बाद जब वो ठीक हो जाए फिर चले जाइएगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात हो। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है न्यूज ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, आते हैं थोड़ी देर में न्यूज ब्रेक का वक्फा लेते हैं। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।